देश में ऊर्जा की जो कमी है, पेट्रोलियम पदार्थों की, गैस की, डीजल की, पेट्रोल की सप्लाई नहीं है। युद्ध की वजह से सब कुछ रुक गया है, होर्मुज के ऊपर सब चीजें अटकी हुई हैं। कई कई दिन में एक आध जहाज वहां से निकलता है, फिर अखबारों में उसकी खबरें छपवाई जाती हैं कि वो जहाज वहां से चल पड़ा, 2 जहाज अगले हफ्ते चलेंगे, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से यही है कि आपको तेज बुखार चढ़ा हुआ है तो पैरासीटामोल दी जाती है आपको, ताकि थोड़ी देर के लिए बुखार उतर जाए। तो ये खबरें जो हैं पैरासीटामोल की तरह इस्तेमाल की जा रही हैं मीडिया के जरिए, सरकार के जरिए। और मीडिया सरकार के प्रति कृतज्ञ रहता है हमेशा, तो वो इन खबरों को उसी तरीके से छापता है, सुनाता भी है। लेकिन यहाँ तो स्थिति ये है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, या दिल्ली से सटे हुए इलाके में रहता हूँ। यहाँ तो देखने में ऐसा लगता नहीं है कि कोई बड़ा भारी संकट है, कम से कम पेट्रोल और डीजल को लेकर। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा भीतरी इलाके में जाते हैं, देहात वगैरह में जाते हैं, तो वहां पर पेट्रोल और डीजल को लेकर बहुत बड़ा संकट है। अगर कोई व्यक्ति अपनी कार लेके पेट्रोल पंप पर जाता है, एक तो भीड़ मिलेगी उसे, लाइन मिलेगी उसे, और जब कहेगा हमारा टैंक भर दो पेट्रोल टैंक का, तो वो पेट्रोल पंप वाला पूछेगा क्या बेचनी है क्या। हाँ, मतलब अगर आप पेट्रोल का टैंक भरवाएंगे तो आप पे शक किया जाएगा कि आप पेट्रोल बेचने के लिए सब कर रहे हैं। उसमें 10-20 लीटर आप ब्लैक करेंगे उसमें से निकाल के। मतलब ये इस प्रकार के हालात हैं। फिर जैसे घरों में काम करने वाली बाइयां हैं, वो सब जो आती हैं तो वो बताती हैं कि वो ढाई बड़ी मुश्किल से उनको 2,500 का जो सिलेंडर 800 रुपए का मिलता था खाना पकाने की गैस का, वो 2,500 का मिल रहा है। तो काफी उनके अंदर उदासी है। बहुतों को मिल भी नहीं रहा है सिलेंडर। जो बच्चे पीजी में रहते थे, दिल्ली में पढ़ने वाले बहुत से बच्चे पीजी में रहते हैं, तो वो जो अपने यहाँ थोड़ा सा एक छोटा वाला सिलेंडर लाकर खाना आना बना लेते थे, अपना नाश्ता वगैरह बना लेते थे, हैं, तो वो छोटा वाला सिलेंडर भी मिलना बंद हो गया है पूरी तरीके से। इंडस्ट्रियल सप्लाई थी गैस की, चाहे वो पीएनजी हो, चाहे प्रोपेन, मतलब कुछ भी हो, वो सारा का सारा ठप है पूरी तरीके से। उसकी वजह से बड़े पैमाने पर दिल्ली के इर्द गिर्द जो इंडस्ट्रियल हब थे वो बंद होते जा रहे हैं। रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है। गुजरात के मोरबी में रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में भी इसी तरह की मेरा मानना है कि हालत होगी। आप तो वहीं बैठे हुए हैं नागपुर में, और मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ। दिल्ली के आसपास सोनीपत और हिसार, पानीपत, इस फरीदाबाद, ये सब जो औद्योगिक इलाके थे, इन औद्योगिक इलाकों में की बत्ती इस वक्त बुझी हुई है। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में सरकार लगातार यही कहती जा रही है कि पैनिक मत फैलाओ, घबराओ फैलाओ, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। और जो इस तरह की खबरें देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, उनके अकाउंट बंद किए जा रहे हैं। सर देखिए, मैं तो आपको अपना किस्सा बता रहा हूँ। 14 दिन मेरे घर में गैस नहीं थी, सिलेंडर नहीं थी, और ये बताते हुए मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि एक सिलेंडर के लिए मुझे मेरे एरिया के विधायक से फोन करवाना पड़ा। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। आप बताइए, सिलेंडर जैसी छोटी चीज के लिए जब उन्होंने फोन किया, उनके फोन करने के 2 दिन बाद आए। ये नागपुर की हालत है। हैं? नागपुर की हालत है ये। नागपुर की हालत है, आपको मैं बता रहा हूँ। महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा विदर्भ क्षेत्र का एक सबसे बड़ा शहर है, मतलब ये सेकंड कैपिटल कहा जाता है। ठंडी का जो शीतकालीन अधिवेशन है नागपुर में ही होता है, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी। हाँ, अब आप सोचिए, इस एरिया के भाऊ जो नितिन गडकरी के खिलाफ खड़े हुए थे, विकास ठाकरे जी, बड़े अच्छे मित्र है मेरे, उनको मैंने बड़े लज्जित होके फोन करके बोला कि मेरे घर में सिलेंडर नहीं है भाऊ, कुछ करो, 14 दिन से नहीं है सिलेंडर। तब जाके सिलेंडर आया। तो अब हर कोई मेरे जैसा आमदार खासदार से फोन नहीं करवा सकता है ना। तो स्थिति तो बहुत बुरी है, इसमें कोई ये नहीं है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, कि 12-14 दिन गैस नहीं है। सब्जियां, मतलब आप सोचो, फल फ्रूट खा रहे, कंदमूल खा के जो है ऐसा लगने लगा था कि वो आदिम मानव वाले युग में चले गए, ठीक है। तो जब बीवी ने बहुत चिल्ला लिया, उसके बाद जाके मैंने कैसे भी अरेंज किया। पर कहने का अर्थ ये है कि ये स्थिति हर घर की हो रही है, ठीक है, और हर घर में पति बहुत डांट खा रहे अपनी बीवियों से कि तुम घर पे ध्यान नहीं देते। तो ये एक्चुअल में सरकार की गलती है। और अब जो है ये आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये सारी कंपनीज एक्सपोज हो रही हैं। ओएनजीसी जो है, अब न्यूज में रोज आर्टिकल आ रहे हैं, इकोनॉमिक टाइम, बिजनेस स्टैंडर्ड में, ओएनजीसी तेल की जो है वो यहाँ खोदने वाला है, ऑयल इंडिया ये करने वाला है। यानी आग लगी और गड्ढा अभी खोद रहे हैं लोग। ये सब एक्सपोज हो गए हैं कि पिछले 11 साल से ये जो है ना, ये कुंभकर्ण नींद ले रहे थे। अब जब देश में आग लगी है,
तब ये लोग जो है ये गड्ढा खोद के पानी निकालने में जो है कुआं खोदने में अभी लगे हुए हैं लोग। तो कहने का अर्थ है कि स्थिति जो है, देखिए तो ये चीज समझना चाहिए, इसी को गवर्नेंस बोलते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया, आपके पास में आपने एक तो पहले पूरे देश को जो है एलपीजी पे आधारित कर दिया, कौन सी सुगला योजना, कौन सी पता नहीं योजनाएं लाए, जो पहले गांव में औरतें एक अपने पास में रखती थी दूसरा ऑप्शन ना, चूल्हा ये सब करने का, वो आपने पहले खत्म कर दिया, ये बोल के पोल्यूशन है पोल्यूशन, और बैक एंड पे आपने कोई तैयारी करके रखी नहीं। और अब ये हो गया कि गांव में भी सब एलपीजी पे डिपेंडेंट हो गए, जो पुरानी व्यवस्था थी वो सब चली गई है पुरानी, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि पहले इन्होंने एलपीजी पे सबको डिपेंड किया, सबको डिपेंडेंट बनाया, क्यों? अडानी गैस को पूरे इंडिया में आना था, ठीक है, हर जगह जो है पाइप लगा लगा के गैस सप्लाई कर रहे थे। तो आपने अपने बिजनेस इनिशिएटिव और अपने दोस्तों के बिजनेस इनिशिएटिव के लिए ऐसे कई काम किए जिसका आपने कोई होमवर्क पीछे बैकग्राउंड तैयार करके रखा था। अब स्थिति ये हो रखी है कि बेचारे जो गैस एजेंसी चलाने वाले लोग हैं, जो सिलेंडर देने वाले हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा, एकदम सुबह सुबह अंधेरे में आके वो आदमी डिलीवर करके गया। वो भी मैंने बोला गाड़ी कहाँ है, तो बोला गाड़ी नहीं, टू व्हीलर पे वो छुपा के लेके आया कि गाड़ी जैसी आएगी तो लोग कहीं ये ना कर ले। तो ये स्थिति हो रखी है। अब आप ये भूले जाओगे तो बोलेंगे पैनिक फैला रहे हो, बट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। लोगों के एक्शन ये है। गैस एजेंसीज वाले कितने घबराए हुए हैं आप ये देखिए। 3 दिन पहले तक पेट्रोल की किल्लत थी, सारे पेट्रोल पंप नागपुर में रस्सी लगा लगा के बंद कर दिए गए थे। अभी 2-3 दिन से सिचुएशन ठीक हुई है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये युद्ध यदि 6 अप्रैल के आगे खिंच गया, जो डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दिया है या लास्ट डेट दिया है, तो तब समझ में आएगा, तब ये पूरी तरीके से एक्सपोज होंगे कि क्या बुरी हालत है। और मैं ये मानता हूं कि अकेले भारत की नहीं है, विश्व भर में ये हालत हो रही है। परंतु चाइना ने व्यवस्था की है। हमको हमेशा चाइना से अपने आप को कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि आबादी एक बराबर है इंडिया और चाइना की। चाइना ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व अपने बना के रखे हैं। चाइना ने जो है कभी भी अमेरिका के दबाव में आके रशिया से तेल लेना बंद नहीं किया है। चाइना ने जो है अपनी दूसरी व्यवस्थाएं करके रखी है। ईरान से, वेनेजुएला से अमेरिका कितनी भी गीदड़ भपकी देता रह गया, ये निरंतर उससे ऑयल गैस लेके इन्होंने अपने बहुत बड़ा रिजर्व जो है वो डेवलप करके रख दिया हुआ है। उनके ऑलरेडी इतने मैन्युफैक्चरिंग करके रखे कि उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को बोला है कि गो स्लो, थोड़े दिन आप फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग कम करो, इंडस्ट्रियल गैस ना बंद करके घरों की तरफ ध्यान दे रहे। तो इंडिया में तो आप ये भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी, तो भाई फिर हमको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा कहां से? तो यहाँ पे आप एक्सपोज हो जा रहे हो कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के उसमें आप एक्सपोर्ट करवाने के लिए फैक्ट्रीज को जो है गैस और ये सारी प्रोवाइड किए ही जा रहे हो। दूसरी बात, आप जो ये इन्फ्लेशन के दावे करते थे, ये हर बार बोलते थे 4% से नीचे इन्फ्लेशन है, 4.5% से नीचे, सब दावे कितने खोखले हैं। अब वो धीरे धीरे सामने आने लगे। जो IMF ने बोला था कि हमको भारत के स्टैटिस्टिक्स पे विश्वास नहीं है, वो चीजें अभी समझ में आएंगी। जब हम उस टाइम में बोलते थे तो लोग कमेंट में गालियां हमको लेते थे। अब समझ में थोड़े दिन अगर ये खिंच गया कि जो बार बार मैं बोलता था कि भारत के जो जीडीपी ग्रोथ के या इन्फ्लेशन के डाटा जो ये सरकार दे रही है, इस पे बहुत ज्यादा मेरे को शक है। क्योंकि यदि इतनी जीडीपी ग्रोथ, भारत कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी है, 65% से ज्यादा जीडीपी जो है कंजम्पशन से आता है। तो यदि 8% से इंडिया की जीडीपी ग्रो हो रही है तो जाहिर सी बात है कि कम से कम 12% जो है वो कम से कम कंजम्पशन से आना चाहिए था। तो इंडिया की जो मेन कंजम्पशन बेस्ड कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लीजिए, आईटीसी देख लीजिए, डाबर देख लीजिए, ये कोलगेट देख लीजिए, इन सारी कंपनीज के रेवेन्यू तो नहीं बढ़ रहे उस स्पीड से, प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा, 1%, 1.5%, 2% से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो डाटा हमको इतने दिनों से दिखाया गया वो पूरे सब्ज बाग थे, एक हवाई जो है वो बनाने का काम हुआ है। अब जो है वो खुल के चीजें एक एक करके सामने आनी चालू होंगी। आपने जो बोला कि पेट्रोल का और गैस का प्रॉब्लम दिल्ली में नहीं है, मेरे ख्याल से दिल्ली में पाइप्ड गैस आती है, एलपीजी नहीं है शायद, मेरे ख्याल से। नहीं, कहीं एलपीजी है, लेकिन इस हमारा अपार्टमेंट है, हमारे अपार्टमेंट में पाइप्ड गैस है। हाँ, तो पाइप्ड गैस इन्होंने येन केन प्रकार कैसे भी बचा के बना के रखा हुआ है, ठीक है। गेल वेल इन्होंने थोड़ी जो है इंद्रप्रस्थ गैस, इनके ये सरकारी कंपनी है, थोड़ा बहुत अरेंजमेंट इन्होंने करके रखा था, पर ये भी कब तक चलेगा?
सही बात। ये भी कब तक चलेगा, है ना? सही। तो कहने का अर्थ है कि स्थिति तो बहुत खराब हो रखी है। हम पूरी तरीके से गल्फ पे डिपेंडेंट थे। हमने कोई दूसरे सोर्स ढूंढे नहीं कि जहां जहां पे हम जहां से मतलब चीजों को जो है प्रोक्योर करें। प्लान बी हमारे कुछ पास नहीं है इस गवर्नमेंट का। प्लान बी जो अगर ये चीज गलत होगी तो दूसरी चीज क्या की जाए, इसका पूरा अभाव जो है हमें दिख रहा है। चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात आए, चाहे पेट्रोल डीजल की व्यवस्था की बात आए, चाहे आपके इन्फ्लेशन या डाटा रिलेटेड जो चीजें हमें दिख रही है महंगाई की कि उसको कैसे रोका जाए उसकी बात है। हर जगह पे मैं देख रहा हूं इनके पास में कोई प्लान भी नहीं है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा करते गए। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेकअप इंडिया, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज $700 बिलियन जा रहा है। अब समझ में आ रहा है कि भाई सब चीजों का कोई अर्थ नहीं है। जब आप बेसिक चीजें मुहैया नहीं करा सकते हो तो ये बड़ी बड़ी $700 बिलियन से राजीव रंजन सिंह या आबे दुबे को क्या लेने देना है यदि घर में 14 दिन तक गैस सिलेंडर नहीं आपके रह रहे हो और आप जो है फल फ्रूट ही खा के जिंदा रह रहे हो। तो कहने तो का राजीव, ये जैसे ही चुनाव खत्म होंगे 4 जी मई के बाद में, जब मई के पहले हफ्ते में चुनाव खत्म होंगे, तो उसके बाद से बहुत तेजी के साथ में भारत की जो सरकारी जो तेल कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और जो कुछ भी चार तेल कंपनियां हैं, ये तो बहुत तेजी के साथ दाम बढ़ाएंगी। इनको बढ़ाना देगी सरकार। देखिए कायदे से तो बढ़ाना नहीं चाहिए क्योंकि $60 जब था तेल, $50 था, तब भी इन्होंने दाम ऊंचे रखे और खूब प्रॉफिट बनाया। भारत सरकार को टैक्स भी दिया, भारत सरकार को डिविडेंड भी दिया, खुद भी खूब पैसे बनाए। सरकारी कंपनी है तो सरकारी पैसे बना रही थी बेसिकली, ठीक है। तो जब सस्ता तेल था तब आपने उसका फायदा तो हमको लेने नहीं दिया, जनता को लेने नहीं दिया, तो फायदा आपने खुद ने लिया। तो जब आप तेल महंगा हो रहा है तो फिर आप जनता को क्यों वो बर्डन जो है वो लेने के लिए कह रहे हैं? अब सवाल ये उठता कि मैं इस तरह की बात क्यों कर रहा हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आई एम पिस्ड ऑफ। मैं इसलिए नाराज हूं बिकॉज हमसे जो पैसा इकट्ठा हुआ उसको इन्होंने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कह लीजिए कि ओएनजीसी नए तेल के कुएं खोद रहा है या आप चाइना की तरह बड़े स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बना रहे हो, उन सब जगहों पे खर्चा नहीं किया। खर्चा कहां पे किया इन्होंने? वो पैसे लेके मेरे को और आपको जो है हमारा दोहन शोषण करके पैसा इन्होंने खर्चा किया। भारतीय जनता पार्टी को वोट कैसे मिले? लाडली बहना लाडला भाव लेके आए, मध्य प्रदेश में कोई और आया, कोई और बिहार में कुछ और स्कीम आई, यानी हर जगह पे जो है इन्होंने अपनी स्कीमें दौड़ाई। क्यों? क्योंकि इनको सत्ता में बने रहना था। तो बेसिकली मिडिल क्लास जो भारत का है इसने फाइनेंसिंग की, फंडिंग की भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बनाए रखने की। ये हमको ऊंचे दामों पे पेट्रोल डीजल बेचते रहे और हमारे दिए हुए पैसे से नीचे तबके के लोगों के वोट खरीदते रहे, उनको लाडली बहना लाडला भाव जैसी योजनाएं देके। अब ये सारी चीजें ताश के पत्तों की तरह जो है वो ढह रही है और लोगों को अब नजर आ रहा है कि ये जो विकास की बातें करते थे, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, भाई ये तो कुछ नहीं था। ये सिर्फ एक ही मॉडल था। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे नए परख के दर्शकों, एक ही मॉडल इस देश की सरकार के पास में था कि इस देश का जो मिडिल क्लास है 25 से 30 करोड़ वाला बड़ा जो बेस है, इसका दोहन शोषण करो, इससे पैसे लो और वो पैसे से फिर जो है वोट खरीदने अपने जाओ। तो बेसिकली मैंने आपने मिडिल क्लास में भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा फंडिंग की है पिछले 11 साल से और अब हमको बेनिफिट मिलना चाहिए। अब जो तेल के दाम ऊपर बढ़े हैं ये लॉस भारत सरकार ने और आईओसी और बीपीसीएल ने उठाना चाहिए। ये मेरे को आपको पास ऑन नहीं करना चाहिए। और जहां तक बात रही आपकी इलेक्शन की बात हूं आपकी बात से, मैं सहमत। लेकिन सरकार तो मानेगी नहीं। सरकार तो चुनाव के बाद दाम डेफिनेटली बढ़ाएगी, निश्चित रूप से बढ़ाएगी दाम। लेकिन हम लोगों को ये आवाज बुलंद करनी चाहिए और ये बात कहते रहना चाहिए कि अब मौका आ गया है कि सरकार ने जो अनाप शनाप मुनाफा कमाया है उसका कुछ हिस्सा वो तेल के दामों को जो जैसे जो बने हुए हैं इस वक्त वहीं तक बनाए रखने में खर्च करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। बहुत दिलचस्प विश्लेषण आपने किया रुपए की गिरती हुई कीमत के सिलसिले में भी और देश में जो ऊर्जा का संकट है उसके बारे में भी, और निश्चित रूप से बहुत ही बुरे दिन आने वाले हैं। मैं कह नहीं सकता कि क्या हाल होगा हम लोगों का, और हम लोग शायद उन बुरे दिनों से किसी तरह बच भी जाएं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनका क्या हाल होगा ये सोच के ही दिल कांप जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।